हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और आपका अपने YouTube चैनल study.com में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्वर और व्यंजन के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने वर्ण व्यवस्था का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले उस वीडियो को देख लें। सबसे पहले हम चलते हैं स्वरों पर। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वरों के दो भेद हैं। जो उच्चारण है उसमें जो समय लगता है उसकी जो दृष्टि है उसके आधार पर जो है वो स्वरों के दो भेद किए गए हैं। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वरों के जो हैं वो दो भेद किए गए हैं। ये है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले हम चलते हैं ह्रस्व स्वर पर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि एक जो मात्रा का समय है वो क्या होता है, एक मात्रा का समय कितना होता है। तो देखिए कि आ ई उ री जिनका जो उच्चारण है अ ई उ री का जो उच्चारण है इनमें जो भी समय लगता है उसे एक मात्रा का समय कहते हैं। अब चलते हैं हम दीर्घ स्वरों पर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगे अर्थात 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जिन जो स्वर है उनके उच्चारण में उसके ह्रस्व स्वर की तुलना में जो 2 गुना समय लगता है अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर हैं जैसे आ ई उ ए ओ ये हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं है, वे अपने आप में स्वतंत्र हैं। पारंपरिक रूप में वर्णमाला के स्वरों का उच्चारण करते समय सामान्यतः हम ए को आई और ओ को औ बोलते हैं। संस्कृत में ये दोनों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ए और ओ के दो उच्चारित रूप मिलते हैं। य से पहले आने वाला ए का उच्चारण ऐ हो जाता है। उदाहरण के लिए भैया भैया बन जाता है, तैयार तैयार हो जाता है। इसी तरह ओ के बाद अगर व आ जाता है तो इसका उच्चारण औ हो जाता है। जैसे कौवा कौवा बन जाता है, होवा हौवा। अन्य सभी स्थितियों में इनका उच्चारण वही रहता है। अब हम चलते हैं व्यंजनों पर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्यंजन क्या होते क्या हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ अथवा घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जो वायु है वो रुकावट के साथ अथवा जो घर्षण है उसके साथ मुंह से बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अब हम चलते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण पर। व्यंजनों के वर्गीकरण व्यंजनों को उनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये जो व्यंजन है इनका जो वर्गीकरण है वो व्यंजनों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया गया है। सबसे पहले हम चलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी जीभ मुख के विभिन्न स्थान जैसे कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओंठ आदि को छूती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की व्यंजन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। पहला है कंठ्य, ये होता है गले से, तो ये हैं वो वर्ण जो गले से निकलते हैं। अगला है तालव्य, ये होता है तालु से, तो ये जो तालु से होते हैं तो ये बातों से। अगला है मूर्धन्य, ये होता है मूर्धा से, तो ये हैं वो वर्ण। अगला है दंत्य, ये होता है दांतों से, तो ये हैं
वो वर्ग। अगला है वत्सर्य, ये होता है दंत मूल से, ये है वो वर्ण। अगला है ओष्ठ्य, ये होता है दोनों ओंठों से, ये है वो वर्ण। अगला है दंतोष्ठ, ये होता है निचले ओंठ ऊपर के दांतों से, ये है वो वर्ण। अब चलते हैं हम प्रयत्न के आधार पर। व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास की मात्रा, स्वर तांत्री का अवरोध तथा जीभ और अन्य अवयवों द्वारा अवरोध को प्रयत्न कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि प्रयत्न किसे कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास की मात्रा, स्वर तांत्री का अवरोध तथा जीभ और अन्य अवयवों द्वारा अवरोध जो होता है, अवरोध जो करते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो हैं श्वास की मात्रा, पहला है श्वास की मात्रा, दूसरा है स्वर तांत्री में श्वसन का कंपन, और तीसरा है जीभ तथा अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध। पहले चलते हैं हम श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जो श्वास की मात्रा है, इसके आधार पर ये जो व्यंजन होते हैं इनके 2 भेद किए गए हैं। ये 2 भेद हैं अल्प प्राण और महाप्राण। पहले चलते हैं हम अल्प प्राण पर। अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। देखिए, जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि अल्प अर्थात कम, छोटा, और प्राण अर्थात श्वास। श्वास प्राण एक ही बात है। अल्प मीन्स छोटा। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे सा ध्वनि, छोटा सा अक्षर, छोटी सी जो ध्वनि निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक जो वर्ग होता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, जो भी होते हैं, उन सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा जो भी व्यंजन होता है, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, वो अल्प प्राण होता है। इसके अलावा ळ और य, र, ल, व भी अल्प प्राण हैं। अब चलते हैं हम महाप्राण पर। महाप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है वह महाप्राण कहलाती है। पिछले अल्प प्राण में था कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु निकलती है, इनमें अब महाप्राण में ज़्यादा निकलती है। इनका भी अल्प प्राण की ही तरह नाम से ही पता चल रहा है कि मुंह से ज़्यादा वायु निकाली जाए, क्योंकि महा होता है बड़ा और प्राण होता है श्वास। तो वर्गों में महाप्राण जैसे पिछला था अल्प प्राण, उसमें पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग था वो अल्प प्राण था। इनसे जो बचा हुआ वर्ग है दूसरा और चौथा, ये महाप्राण में आते हैं। प्रत्येक जो वर्णमाला के जो प्रत्येक जो व्यंजन है उनका जो वर्ग है वो दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण में आता है। इनके अलावा ड़ और श, स, ह भी महाप्राण में आते हैं। अब चलते हैं हम प्रयत्न के दूसरे प्रकार स्वरतांत्री में श्वास के कंपन पर। स्वरतांत्री में श्वास के कंपन के आधार पर बोलते समय वायु प्रवाह से कंठ में स्थित स्वरतांत्री में कंपन होता है। तो ध्यान दीजिए कि स्वरतांत्री में
स्वरतांत्री में श्वसन के कंपन के आधार पर बोलते समय वायु प्रवाह से कंठ में स्थित स्वरतांत्री में कंपन होता है। जो कंठ में जो स्थित स्वरतांत्री है उसमें कंपन होता है। स्वरतांत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब ये स्वरतांत्री में कंपन होता है तब सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, और जब कंपन नहीं होता तब अघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जब कंपन हमारी स्वरतांत्री में नहीं होता है तब अघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। हिंदी में सघोष और अघोष ध्वनियाँ इस प्रकार से हैं। देखिए ये जो वर्ग है इसको भी वर्गों में किया गया है कि जो सघोष ध्वनियाँ हैं वो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग जो है वो सघोष ध्वनियाँ हैं। जो प्रत्येक जो वर्ण है, वर्णों के जो वर्णमाला में जो वर्ग है उनमें से पहला, चौथा और पांचवा जो वर्ग है वो है सघोष, और अघोष हैं जो पहला और दूसरा जो वर्ग है वो अघोष वर्ग है। अब हम चलते हैं प्रयत्न के तीसरे प्रकार, जीभ तथा अन्य अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध पर। उच्चारण अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण अवयव मुख विवर में किसी स्थान विशेष को स्पर्श करते हैं। ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण अवयव मुख विवर में किसी स्थान विशेष का स्पर्श जब करते हैं तब उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वायु स्थान विशेष पर घर्षण करते हुए निकलती है तो इन व्यंजनों को संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वायु स्थान विशेष पर घर्षण की है तो घर्षण करते हुए जब निकलती है तो इन व्यंजनों को संघर्षीय व्यंजन कहते हैं। ये हैं स्पर्श व्यंजन और संघर्षीय व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं य, र, ल और व। ये होते क्या हैं? व्यंजन होते हैं वो व्यंजन, वो गिने चुने व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जो अवरोध होता है वो कम होता है, और जिनके उच्चारण के समय जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करती है और फिर एकदम से नीचे गिरती है, वे उत्क्षिप व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप व्यंजन, ध्यान दीजिए कि उत्क्षिप व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं ण और ढ। ये जो व्यंजन होते हैं ये उत्क्षिप व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करते समय जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करती है और फिर एकदम से जो है वो नीचे आ जाती है। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वरों के दो भेद कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो उच्चारण में जो समय लगता है उसकी जो दृष्टि है उसके आधार पर स्वरों के कितने दो भेद कौन कौन से हैं। तो ये दो भेद हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दूसरा क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए कि जिन जो स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, उनमें से वो स्वर कौन से होते हैं जिन स्वरों में जो है वो एक मात्रा का समय लगता है। ये लगता है ह्रस्व स्वरों में। जिन स्वरों में दो मात्रा का समय लगता है
उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए कि जिन जो स्वर हैं उनकी जो उनमें जो है वो दो मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों में लगता है वो स्वर कौन से होते हैं, तो वो होते हैं दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है हमारा कि संस्कृत में संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। जी जो देखिए ये जो संस्कृत भाषा है इसमें जो संयुक्त स्वर हैं ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं ए और ओ। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी में किन स्वरों के दो दो रूप मिलते हैं। हिंदी जो भाषा है वो कौन कौन से स्वर हैं जिनमें हिंदी भाषा में जिनके दो दो रूप मिलते हैं, तो ये भी ए और ओ है। य से पहले आने वाला ए का उच्चारण क्या हो जाता है, तो ध्यान दीजिए कि ये जो ए है इसके जो हिंदी में है ये दो दो रूप मिलते हैं। एक तो ये अपनी आवाज़ देता है, एक य से पहले आने अगर ये इसके पहले अगर य आ जाता है तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, तो इसका उच्चारण आई हो जाता है। अगला सवाल है हमारा ओ के बाद अगर वह आ जाए तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है। तो देखिए कि ओ जो है वो भी जो है ये संयुक्त स्वर है और वो जो है ये हिंदी में इसके दो दो रूप हमको देखने को मिलते हैं उच्चारण करने में। और ओ के बाद अगर वह आ जाता है तो इसका जो उच्चारण है वो क्या हो जाता है, तो इसका उच्चारण औ हो जाता है। अगला सवाल है वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ अथवा घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए कि जो वर्ण होते हैं जो किन वर्णों के जो है वो उच्चारण में वायु जो है वो रुकावट के साथ या घर्षण के साथ जो है वो मुंह से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, तो वो व्यंजन कहलाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगला सवाल है व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है। व्यंजन जो है ये जो है इसका जो वर्गीकरण है ये किसके आधार पर किया गया है, ये किया गया है उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान जो है उनके और प्रयत्न जो है उनके आधार पर। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के तीन भेद कौन कौन से हैं। तो ये भेद हैं, पहला है श्वास की मात्रा के आधार पर, दूसरा है स्वरतांत्री में श्वास का के कंपन के आधार पर, तीसरा है जीभ तथा अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध। अगला प्रश्न है हमारा कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद कौन कौन से हैं। तो ये दो भेद हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो वह कौन सा वर्ण होता है। तो देखिए कि जब स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तब ये कौन सा व्यंजन होता है, तो ये होता है सघोष वर्ण, सघोष व्यंजन होता है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि उच्चारण अवयव मुख विवर में किसी स्थान विशेष का स्पर्श करते हैं तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए कि उच्चारण अवयव जो कहते हैं जब मुख विवर में किसी जो स्थान है स्थान विशेष का जब स्पर्श करते हैं तो वह ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो ऐसे व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अगला सवाल है हमारा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वायु स्थान विशेष पर घर्षण करते हुए निकलती है तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो देखिए कि जिन व्यंजनों का जो उच्चारण करते हुए वायु जो है वो स्थान विशेष पर पिछले में था कि स्थान विशेष का स्पर्श करती है, यहाँ पे स्थान विशेष पर घर्षण करते हुए निकलती है, तो उन व्यंजनों को क्या कहते हैं, जब घर्षण करते हुए निकलती है तो उन्हें कहते हैं संघर्षीय व्यंजन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस इस पे लगातार अपलोड करते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाती है।